नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुकुल में। क्लास एक और करेंगे आज। क्लास शुरू करने से पहले ईश्वर का सानिध्य लेंगे। तो सब लोग बोलेंगे जय माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा। तो दोस्तों, आज का ये जो सेशन है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लगभग 400 क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर के करवाऊंगा। उसके बाद में आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, आपको तकलीफ़ नहीं आएगी। नए छात्र जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि फिर वो आपको एक कनेक्शन फील होगा और आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 58 से शुरू कर रहे हैं। ग्रेड सेकंड टीचर जो भर्ती होती है राजस्थान में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है ही डैश हिज वॉच वाइल ही वॉज ट्रैवलिंग। ये कह रहा है कि उसने डैश वॉच, यहाँ पर ये जो वॉच लिखा हुआ है इसका मतलब मेनली घड़ी है। घड़ी की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि जो घड़ी है वो डैश हो गई थी वाइल, जब ही वॉज ट्रैवलिंग, जब वो यात्रा कर रहा था। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट मैं इसको लगा रहा हूँ। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, फिर भी एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान से समझना। स्पेशल कॉन्सेप्ट ये है कि वेनेवर वी एक्सप्रेस टू एक्शंस ऑफ पास्ट टाइम, action of longer duration is expressed in past continuous and action of shorter duration is expressed in past simple। ये कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो इसका मीनिंग ये है दोस्तों, ऐसा कोई एक्शन जो भूतकाल में है, साथ ही साथ उसके साथ एक और एक्शन है। मतलब दोनों एक्शन कौन से टाइम के हैं? पास्ट टाइम के हैं, भूतकाल के हैं। तो नियम ये कहता है कि जो एक्शन, जो कार्य पहले से चलता हुआ आ रहा है भूतकाल में, वो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना है। और जो एक्शन, जो कार्य भूतकाल में बीच में हुआ है, वो एक्शन चल रहा है, उसके बीच में एक और एक्शन हुआ है, वो आपको पास्ट सिंपल में लिखना पड़ता है। ये नियम है। और ये जो दोनों एक्शन होंगे, ये आपको या तो वाइल से या फिर वैन से जुड़े हुए नजर आएंगे। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। तो वाइल और वैन से जब भूतकाल के दो एक्शन जुड़े हुए हों, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ड्स है। ये जो कंजंक्शन है ना, वाइल और वैन, ये आपको पहचानने के लिए है कि इसमें ये नियम लगेगा। जब भूतकाल के दो एक्शन हो, एक एक्शन पहले से चल रहा है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको लिखना पड़ेगा, और बीच में दूसरा एक्शन हुआ है तो वो आपको पास्ट सिंपल में लिखना पड़ेगा। अब ये यात्रा कर रहा था, यात्रा करने का काम चल रहा है। कहीं से उसने बस पकड़ी होगी, ट्रेन पकड़ी होगी, एरोप्लेन। यात्रा करते करते बीच में उसकी घड़ी कहीं पे खो गई। तो बीच में जो एक्शन हुआ है वो पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल का मतलब क्या होता है? पास्ट सिंपल अगर आपसे कोई कहता है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और सेकंड फॉर्म आपको कहाँ नजर आ रही है? तो खोने के लिए सेकंड फॉर्म जो है इसकी क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? खोने के लिए लॉस्ट हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन अपना यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट्स डैश इंश्योर्ड। अब ये जो
क्वेश्चन है, ये टेंस से भी रिलेट कर सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी रिलेट कर सकता है। पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बताता हूँ, फिर टेंस से रिलेट करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दी हाउस, तो हाउस इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है। मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, तो जो लोग सिर्फ उत्तर देखना चाहते हैं उनके लिए क्लास नहीं है ये। क्लास उन लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, नई चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, सोच को विकसित करना चाह रहे हैं कि इसके आजू बाजू कोई भी सवाल बन जाए, सवाल गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हाउस जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पर हमें एक प्रेपोजिशन नजर आ रहा है, जो कौन सा है, विथ है। और उस प्रेपोजिशन के बाद में आपको यहाँ पर ऑल इट्स कंटेंट्स नजर आया, जो बेसिकली यहाँ पर एक फ्रेज है। तो जब भी प्रेपोजिशन से फ्रेज जुड़ती है तो उसको हम लोग प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा विद ऑल इट्स कंटेंट, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। सब्जेक्ट कौन है, हाउस, और फिर ब्लैंक है, फिर इंश्योर्ड है। देखिए जब भी विथ के साथ, नियम क्या कहता है कि जब भी विथ के साथ आप कितने सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, तो आने वाली जो वर्ब है, क्रिया है, वो हमेशा कौन से सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। दोबारा सुनना, मैंने क्या कहा, विथ के साथ अगर आप दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट सब्जेक्ट हाउस मेरा कैसा है, तो आपने कहा कि सर फर्स्ट सब्जेक्ट हाउस मेरा सिंगुलर है। सिंगुलर बोले तो एक वचन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। अब यहां पर ध्यान दें तो वर एक प्लूरल वर्ब है, आर एक प्लूरल वर्ब है, तो ये हमारे कभी भी आंसर नहीं हो सकते। एक यहाँ पर वॉज है और एक यहाँ पर हैज है, ये दोनों सिंगुलर वर्ब है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब भी हमें हैज मिले, हैव मिले, हैड मिले, तो उसके साथ हमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या यहाँ थर्ड फॉर्म है, तो आपने कहा बिल्कुल थर्ड फॉर्म है। लेकिन अब जब आप इसको कहेंगे कि घर को उसके पूरे सामान, यहाँ कंटेंट का मतलब है सामान, कि घर का पूरे सामान के साथ इंश्योरेंस किया गया था, बीमा किया गया था, तो घर का खुद से तो बीमा हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति ने किया है। तो व्यक्ति ने किया है, मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये कौन सा लिखा हुआ है, पैसिव का सेंटेंस लिखा हुआ है। और पैसिव के सेंटेंस में अगर आप हैज लेते हैं, हैव लेते हैं, या फिर हैड लेते हैं, तो उनके साथ आपके पास बीन होता है, और बीन के बाद में यहाँ पर थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ थर्ड फॉर्म तो थी लेकिन बीन नहीं था, इसलिए हैज पिक्चर से बाहर, केवल कौन सा सिंगुलर वर्ब बच रहा है यहाँ पे, वॉज बच रहा है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तरीके से आपका सवाल हल हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि अगर आप इसको टेंस के नजरिए से ऑब्जर्व करें, तो द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट डैश इंश्योर्ड। तो देखो टेंस के नजरिए से करेंगे तो वॉइस का इस्तेमाल होगा। ये जो घर है, इसका बीमा किसी के द्वारा किया गया था, घर एक वचन है, और ये काम हो चुका है, मतलब भूतकाल में है, पास्ट में है। और पास्ट सिंपल का जो पैसिव बनता है वो कैसे बनता है, तो वो बनता है वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म से। अब चूंकि हाउस सिंगुलर है तो वॉर की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो वॉज के साथ हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया। तो कौन सा, ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि हमने इसका बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ग्रेड सेकंड टीचर में पूछा हुआ है 2014 के अंदर। सवाल को तोड़ेंगे, कह रहा है आइदर ही और आई डैश मिस्टेकन। अब देखो ये सवाल जब हमारे सामने आता है तो हम लोग इसकी अप्रोच दो तरीके से ले सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी ले सकते हैं, टेंस से भी ले सकते हैं। तो पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेते हैं। देखिए यहाँ पर आइदर है, आइदर के बाद में यहाँ आपको ही नज़र आ रहा है, ये मेरा पहला सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पर और नज़र आया, और फिर यहाँ पर मेरा कौन सा सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है। दोस्तों जब भी आपको लैंग्वेज में और, इसके बाद में नॉर, इसके बाद में और कौन हो सकता है आपका, यहाँ पे फर्स्ट लिखना है, पहला सब्जेक्ट है, कहने का मतलब ये है। तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर दोबारा यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में यहाँ पर आ गया आपका
नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? आइदर और हो सकता है, और कौन हो सकता है? नाइदर नॉर भी हो सकता है। इन सब वर्ड्स या फ्रेजेस से जब भी आपके कितने सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं, दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है, तो आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगी? तो आप कहेंगे आने वाली वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी, उस सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी जो वर्ब के नज़दीक लिखा हुआ है। कौन कौन है इसमें? और है, नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, आइदर और नाइदर नॉर है। अब यहाँ जब मैं क्वेश्चन को देखता हूँ तो वर्ब के नज़दीक कौन है? आई। और आई के साथ हम लोग सालों से जानते हैं कि कौन सी वर्ब जस्टिफाई है? एम। तो यहाँ पर कहाँ एम नज़र आ रहा है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अप्रोच थी। अब अगर आप इसको टेंस के तरीके से लेना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पर मिसटेकन थर्ड फॉर्म लगी हुई है। मिसटेकन का मतलब होता है कि किसी को गलत समझ लेना, गलत फहमी एग्जैक्ट हो जाएगा। तो देखिए थर्ड फॉर्म अगर आपको मिल रही है इनमें से किसी के साथ भी, तो बेसिकली पेसिव का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? पैसिव का स्ट्रक्चर है। थर्ड फॉर्म अगर इनके साथ मिलती है तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव स्ट्रक्चर होता है कि इज एम आर के साथ आपको थर्ड फॉर्म मिलती है। इज एम आर के साथ आपको क्या मिलती है? थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो आपको आई के साथ यहाँ इन तीनों में से कौन लेना पड़ेगा? एम, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। तो टेंस के अप्रोच से लेंगे तो थोड़ा पैसिव में आपको घुसना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तरीके से आप इसको हल करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये सेट पैटर्न है। और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे अगर आप दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट से जो है एग्री करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ग्रेड सेकंड टीचर में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है एवरी वन ऑफ द बॉयज डैश टू राइड अ बाइक। ये जो आपका सेंटेंस है, अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी रिलेट करेगा, टेंस से भी रिलेट कर सकते हैं, प्रोनाउन से भी रिलेट कर सकते हैं। दो तीन चैप्टर से रिलेट हो रहा है ये। तो इसको मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए एवरीवन की अगर मैं बात करूँ तो ये अंग्रेजी में एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। अब इसका एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इजी कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी आपको एवरीवन नजर आए और एवरीवन के साथ हम लोग कौन से प्रेपोजिशन को ऐड कर दें? ऑफ। यानी ये फ्रेज बना लें एवरीवन ऑफ। तो नियम कहता है कि जो भी नाउन इसको फॉलो करेगा वो सदैव प्लूरल होगा, बहुवचन होगा। और जो वर्ब इसको फॉलो करेगी वो सदैव कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको अपने दिमाग में फिट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत जगह आपकी मदद करेगा। अगर यहाँ एवरीवन की जगह मैं ईच वन ले लेता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम होगा। इनके साथ अगर आप ऑफ लेते हैं तो जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा, वर्ब हमेशा कैसे होगी? सिंगुलर होगी। अब यहाँ पर मैंने कहा नाउन प्लूरल, तो देखिए बॉयज आपको दिख रहा है, तो बॉय यहाँ पर नाउन था, तो नाउन को हमने प्लूरल फॉर्म में ऑलरेडी ले रखा है। अब हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्ब है। कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्ब विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी आ ही नहीं सकती, तो ये जीवन में कभी नहीं बनेगा आंसर। आर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव पार्ट एवरीवन कैसा है? सिंगुलर। एवरीवन का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, तो सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्टिव पार्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल नहीं आ सकती। अपने ओरिजिनल फॉर्म में, वास्तविक स्वरूप में वर्ब कैसी होती है? प्लूरल होती है। जैसे ही वर्ब में हम लोग एस या एस का उपयोग करते हैं वर्ब सिंगुलर में चेंज हो जाती है, तो लव नहीं हो सकता। अब हमारे पास है लव्स और आर लविंग। जब मैं कह रहा हूं कि एवरीवन का नेचर सिंगुलर है तो आर इसके साथ कैसे जस्टिफाई होगा? तो बचा क्या? लव्स। और जब आप स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे तो नाउन मैंने कहा था प्लूरल, बॉयज प्लूरल है, वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तो वर्ब में एस या एस लग गया तो वर्ब सिंगुलर है।
तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन जाएगा एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड अ बाइक, कि लड़कों में से प्रत्येक को बाइक पे सवारी करना बेहद पसंद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ग्रेड सेकंड टीचर में पूछा हुआ है 2014 में, कह रहा है ही डैश इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। इस तरीके के क्वेश्चन पहले की क्लासेस में भी हमने देखे हैं, इसलिए इसको एक फटाफट तरीके से करेंगे, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ आपको कौन नज़र आ रहा है, फॉर नज़र आ रहा है। तो मैंने कई बार आपको कहा है कि सिंस और फॉर ये आपको दो टेंस में नज़र आएंगे, या तो परफेक्ट में, या तो परफेक्ट टेंस होगा, या फिर क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। या तो परफेक्ट होगा या फिर कौन होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है। दूसरी बात, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी फिक्स टाइम के लिए, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टाइम ड्यूरेशन समय अवधि। अब यहां पर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर मैं बात करता हूं, तो परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म, जिसमें हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे और हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट बोलेगी। ये चीज ध्यान रखना। जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ जाएंगे तो आपको हैज हैव हैड के साथ यहाँ पर बीन मिलेगा, और यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो आपको प्रोग्रेसिव फॉर्म में मिलेगी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ देखिए क्या आपको दिख रहा है, बीन या हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ हैज के साथ थर्ड फॉर्म तो दिख रही है, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये आंसर हो सकता है। अब यहाँ देखिए हैज हैड लिव, मैंने आपको क्या कहा, जब भी हैज हैड आता है तो उसके साथ आपको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना या आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना बीन के साथ अनिवार्य है। अब यहाँ पर आपने हैज हैड ले लिया, लेकिन यहाँ पर आपका फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है लैंग्वेज में। अब यहाँ देखिए हैड हैज, देखिए हैज हैड की तो पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये मेन वर्ब है, फिर आगे लेकिन लिव गड़बड़ हो गया तो ये चला गया पिक्चर से बाहर। लेकिन हैड यानी ये वाली जो वर्ब है हैड, ये कभी हैज से पहले आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म की तरह काम करती है, तो ये हैज हैव के आगे ही मिल सकती है, आपको पहले तो मिल ही नहीं सकती। तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल नहीं है लैंग्वेज के हिसाब से। तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म ये कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे कि सर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी सिंस और फोर आए या तो परफेक्ट टेंस होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, तो ये परफेक्ट टेंस यहाँ पर बन जाएगा कि वो जो है इस घर में 20 साल रह चुका है, इस तरीके से है। तो ऑप्शन सेकंड जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इफ आई डैश अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स आई वुड हैव लर्न समथिंग। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये एक तरीके से देखा जाए तो एक स्पेशल टाइप का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये, तो दोस्तों ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। कह रहा है इफ आई डैश अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स आई वुड हैव लर्न समथिंग। ये इसको अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग ये है कि अगर मैंने ट्रेनिंग कोर्स अटेंड किया होता, मैं उसमें शामिल होता, तो मुझे जो है डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलता या मैंने कुछ सीखा होता, इस तरीके से है। तो ये कह रहा है कि अगर मैंने ट्रेनिंग कोर्स अटेंड किया होता तो मैंने कुछ सीखा होता। तो ना तो इसने ट्रेनिंग कोर्स अटेंड किया है ना इसने कुछ सीखा है। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस है इसको हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशनल। कौन सा कंडीशनल बोलते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशनल बोलते हैं। वो कंडीशनल सेंटेंस जिसके अंदर हमारी जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो पूरी नहीं हुई है। अब जब भी अनफुलफिल्ड कंडीशनल की बात होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो अनफुलफिल्ड कंडीशनल में दोस्तों नियम कहता है कि जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है वो हम पास्ट परफेक्ट में
लिखते हैं। कौन से टेंस में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट में लिखने का मतलब हो गया हैड के साथ थर्ड फॉर्म लेंगे, और जो रिजल्टेंट क्लॉज है, परिणाम वाला वाक्य खंड है, उसमें हम लोग मॉडल परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल परफेक्ट का मतलब कोई भी मॉडल हो सकता है, उस मॉडल के साथ हैव होगा, और फिर उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी। अब यहाँ पे ये मॉडल कौन सा होगा वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हम लोग कौन से मॉडल का इस्तेमाल करते हैं? मॉडल वुड का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। 90% केसेस में ऐसा होगा, वुड का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन 10% केसेस हैं जहाँ पे मॉडल चेंज भी हो सकता है। तो ये मेनली आपको ध्यान रखना है कि मॉडल परफेक्ट होगा रिजल्टेंट क्लॉज में। मॉडल परफेक्ट का मतलब हो गया मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और मॉडल हमेशा पास्ट टाइम का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब विल, शैल, कैन इस तरीके से नहीं मिलेगा, कुड मिल सकता है, आपका वुड मिल सकता है, इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो रिजल्टेंट क्लॉज है कि मैंने कुछ सीखा होता, उसमें आपको मॉडल परफेक्ट का स्ट्रक्चर मिल रहा है, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो इधर पास्ट परफेक्ट चाहिए, पास्ट परफेक्ट मतलब हेड के साथ थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यहाँ लगी हुई है, हेड ढूंढ लिए कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन हेड ही आपको दे रखा है। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ठीक है, इसको मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 90% चांस है कि आपके पेपर में मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है योर इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड डैश। देखिए अगेन सिंस का इस्तेमाल आपको नजर आ रहा है। इस तरीके के स्ट्रक्चर पे पहले भी अपन ने एक सवाल किया है, मैंने आपको बताया था, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये भी। देखिए अगर आपको सिंस एज अ कंजंक्शन किसी सेंटेंस में मिलता है, सिंस से पहले अगर आपको प्रेजेंट सिंपल मिलता है, कौन सा टेंस मिलता है? प्रेजेंट सिंपल मिलता है, या फिर आपको सिंस से पहले कौन सा टेंस मिलता है? प्रेजेंट परफेक्ट मिलता है, तो सिंस के बाद वाला जो क्लॉज होगा वो आपको हमेशा पास्ट सिंपल में मिलेगा। पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको मिलेगी। ये स्ट्रक्चर बहुत पॉपुलर है लैंग्वेज के अंदर। सिंस एज अ कंजंक्शन आपको मिलेगा, उससे पहले आपको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट मिल जाए, तो सिंस के बाद वाला क्लॉज हमेशा पास्ट सिंपल में होगा। इसका अर्थ बेसिकली ये होता है कि जब से ये हुआ है तब से ऐसा हुआ था, इस तरीके का इसका मीनिंग निकल के आता है। तो ये कह रहा है योर इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड, कि तुम्हारी अंग्रेजी जो है काफी उसमें सुधार आया है जब से उसने पढ़ाना शुरू किया था। तो उसने पढ़ाना शुरू किया था मतलब वो पास्ट है, और सुधार काफी हो गया है मतलब प्रेजेंट में उसका इंपैक्ट है। इसलिए इधर आपको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट मिलते हैं, प्रेजेंट टाइम के मिलते हैं, और इधर आपको पास्ट सिंपल का मिलता है। तो योर इंग्लिश हैज इंप्रूव, तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट मिल गया, तो सिंस के बाद आपको पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म चाहिए। तो सिंस के बाद आपको यहाँ सेकंड फॉर्म मिल रही है स्टार्ट की, स्टार्टेड। यहाँ तो वुड बी टीचिंग, तो ये पॉसिबल नहीं है, कुड बी टीचिंग ये पॉसिबल नहीं है, तो मॉडल कॉन्टिन्यूअस बनाने की कोशिश है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले की किसी क्लास में भी ये सवाल इस तरीके का देखा गया है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, बार बार आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वो नहीं है कि भाई किसी ने भी टेंस पढ़ा और कर दिया, गहराई चाहिए टेंस में तब जाके आप ये सवाल कर सकते हो। अगला कह रहा है आई सॉ माई पेरेंट्स डैश। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आई सी का सेकंड फॉर्म है सॉ, देखा था। अब सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल का मतलब है कि भूतकाल में कोई कार्य संपन्न हो चुका है, भूतकाल में संपन्न, भूतकाल में कोई कार्य यदि संपन्न हो गया है उसके लिए पास्ट सिंपल का उपयोग किया जाता है। अब कह रहा है कि मैंने अपने माता पिता को देखा था फॉर 4 डेज, 4 दिनों के लिए, सिंस 4 डेज 4 दिन से, सिंस या फॉर 4 डेज, 4 डेज अगो, 4 है। देखो मैंने आपको अभी अभी एक क्वेश्चन में बताया था कि सिंस और फॉर का उपयोग केवल दो ही जगह संभव है, या तो परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये चीज बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या
परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्या? नहीं है। सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट सिंपल है, तो सिंस वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब एक है फॉर 4 डेज और एक है 4 डेज अगो। अब इसको एक ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें, एग्जाम में अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है तो देखिए, अगो यहाँ लिखा हुआ है। अगो बेसिकली आपका पास्ट सिंपल का टाइम का एडवर्बियल है। पास्ट सिंपल का टाइम का एडवर्बियल है। मतलब अगर आपको अगो किसी सेंटेंस में दिख जाता है, ठीक है, और कौन कौन दिख सकता है? अगो दिख जाए, यस्टरडे दिख जाए, या आपको लास्ट दिख जाए, इस तरीके के शब्द अगर आपको दिख जाए तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है ज़्यादा, सीधा सेकंड फॉर्म लगा देनी है। तो देखिए सेकंड फॉर्म यहाँ लगी हुई है, अगो दिख गया तो एक दूसरे के पूरक है, तो आंसर हो गया ये। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको टेक्निकल तरीके से समझें तो 4 डेज क्यों नहीं आया और 4 डेज अगो ही क्यों आया? तो कह रहा है आई सो माई पेरेंट्स 4 डेज। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मैंने अपने माता पिता को देखा था 4 दिन के लिए। तो 4 दिन के लिए कैसे देखा था भाई? 4 दिन के लिए या तो वो उनके पास रहा हो तब पॉसिबल है। तो अगर ये मैं 100 की जगह विजिटेड करता हूं कि आई विजिटेड माई पेरेंट्स फॉर 4 डेज, तो चल जाएगा कि भाई मैं 4 दिन जो है मैंने अपने माता पिता से मुलाकात करी, वहीं रहा। सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल का मतलब ये होता है कि एक्शन हो गया था, तब जब हो गया है तो फिर 4 डेज कैसे आ सकता है? यही संभावना बन सकती है कि 4 दिन पहले देखा था, तो मतलब वो पास्ट में खत्म हो गया है काम, इसलिए अगो वाला ऑप्शन हमने चूज किया है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 67, ग्रेड सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है आई डैश वेंट टू द कोर्ट बिकॉज आई डैश ए शो कॉज नोटिस। यहां पर ये वर्ड और आएगा। ये कह रहा है कि मैं जो है न्यायालय गया था क्योंकि आई हैड रिसीव्ड। ठीक है, अब ये अपना सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। सेंटेंस इस तरीके से है, आई डैश वेंट टू द कोर्ट बिकॉज आई हैड रिसीव्ड अ शो कॉज नोटिस। कह रहा है मैं न्यायालय गया था क्योंकि मेरे पास न्यायालय से एक नोटिस आया था, शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस मतलब कि भी आपको किसी चीज के संदर्भ में न्यायालय जाकर अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, सेंटेंस में दो एक्शन है। एक एक्शन तो है कोर्ट में जाने का और एक एक्शन है शो कॉज नोटिस प्राप्त करने का। दो एक्शन है। नियम कहता है कि यदि दो भूतकाल में दो कार्य संपन्न हो। कितने कार्य संपन्न हो भूतकाल में? दो कार्य। यदि भूतकाल में दो कार्य संपन्न हो तो पहले संपन्न होने वाला पहले संपन्न होने वाला पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, एवं होगा एवं दूसरा पास्ट सिंपल में। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टेंस में माना जाता है। आपने स्कूल में जरूर ये नियम पढ़ा होगा, अगर आपको याद है। देखो, मैं भारत के हर स्कूल में वो एक ही एग्जाम्पल बताया जाता है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले क्या काम हुआ है ट्रेन के जाने का, फिर आप स्टेशन पहुंचे, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। इसी प्रकार से डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो जो एक्शन पहले संपन्न हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा एक्शन संपन्न हुआ वो पास्ट सिंपल में। अब देखिए यहां पर ये न्यायालय क्यों गया? क्योंकि पहले नोटिस आ चुका है, तो पहले ये काम संपन्न हुआ। तो देखो इधर आपको क्या मिल रहा है? पास्ट परफेक्ट। और इधर आपको क्या मिल रहा है? सेकंड फॉर्म मिल रही है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट में जाने का काम बाद में हुआ। ये ब्लैंक जो है यहां पर
बेसिकली गलत लगा हुआ है, ये ब्लैंक यहाँ पर नहीं होगा। ये सेंटेंस इस तरीके से है, आई वेंट टू द कोर्ट बिकॉज आई डैश अ शो कोज नोटिस, और इस ब्लैंक में यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो थोड़ा वो क्वेश्चन जो है सही ढंग से टाइप नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ा इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम आई अपने को। बट जो कॉन्सेप्ट है जो अपन सीखना चाहते थे वो मेरे ख्याल में अपन सीख चुके हैं कि कोर्ट बाद में गया, पहले नोटिस आया, तो कोर्ट जाने वाला काम देखिए गो की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में है, और आपको जो शो कोज नोटिस प्राप्त हुआ वो पहले आया, तो उसमें जो है आपका यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आना चाहिए था, क्योंकि भूतकाल में पहले संपन्न होने वाला पास्ट परफेक्ट में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है आई डैश टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। तो ये अभी अभी जो हमने बात करी उसी के ऊपर है। कह रहा है कि मैं चाय पी चुका था बिफोर आई लेफ्ट फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए जाने से पहले। तो दोनों काम भूतकाल में हुए, भूतकाल में ही स्कूल गया था, भूतकाल में ही चाय पी थी, लेकिन स्कूल जाने से पहले चाय पी चुका था। तो भूतकाल में जो कार्य पहले संपन्न हुआ है, जो काम पहले संपन्न हुआ है, फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट जो एक्शन कंप्लीट हुआ है वो किस में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और जो दूसरा संपन्न होता है वो किस में लिखा जाता है, पास्ट सिंपल में। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लीव, और लीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट, वो यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए, तो पास्ट परफेक्ट कौन सा है, ये आई हैड टेकन टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ग्रेड सेकंड में आया हुआ है। कह रहा है आई डैश हिम फॉर अ डॉक्टर एवरी टाइम आई मेट हिम। कह रहा है कि जब भी मैं उससे मिला था मैं उसको जो है डॉक्टर समझने की गलती किया था, भी उसको लगता था कि ये डॉक्टर है, बल्कि वो डॉक्टर नहीं, बाद में वो क्या निकला, टीचर निकला। इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब देखो ये सेंटेंस जब आपने पढ़ा तो यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म नजर आई, तो सेकंड फॉर्म से आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा टेंस इस क्लॉज में लगा हुआ है, पास्ट सिंपल लगा हुआ है। मीट का मतलब होता है मिलना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसका सेकंड फॉर्म क्या है, मेट। ठीक है दोस्तों, अब देखना आगे, ध्यान देना, यहां आपको भरना है। तो देखो दोस्तों बात कौन से टाइम में चल रही है, पास्ट टाइम में, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो जब बात पास्ट टाइम में चल रही है तो यहाँ पर प्रेजेंट का कोई भी फॉर्म जो है पॉसिबल नहीं है। इज हमारा आपको किस में दिखता है, प्रेजेंट टाइम में दिखता है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आपको कब दिखती है, प्रेजेंट परफेक्ट में दिखती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म कब मिलती है, प्रेजेंट परफेक्ट में मिलती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मिस्टेक का सेकंड फॉर्म, मिस्टेक का मतलब होता है गलत फहमी होना, ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी। मिस्टेक का मतलब होता है गलत फहमी होना, गलत फहमी होना। और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है मिसटुक, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, मिसटेकन। इस तरीके से ये चलता है। तो सेकंड फॉर्म क्या है मिस्टेक का, मिसटुक, तो ये आपको यहां पर मिल गया। तो आई मिसटुक हिम फॉर अ डॉक्टर एवरी टाइम आई मेट हिम, कि मैंने उसको डॉक्टर समझने की गलती की थी जब भी मैं उससे मिला था। चूंकि मिल ये जो दूसरा आपको क्लॉज मिल रहा है ये पास्ट में है, इसलिए आपका जो फर्स्ट क्लॉज है ये भी पास्ट में ही होना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में है तो मेन क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। अगर ये ऐसे होता, यहाँ पर मैट की जगह मैं मीट कर देता, यानी फर्स्ट फॉर्म ले लेता, तो ये प्रेजेंट में हो जाता। फिर मैं यहाँ पर मिसटुक नहीं लेता, फिर मैं यहाँ पर क्या लेता, मिस्टेक, फर्स्ट फॉर्म लगती, फिर ये पूरा प्रेजेंट में चला जाता कि आई मिस्टेक हिम फॉर अ डॉक्टर एवरी टाइम आई मीट हिम, कि जब भी मैं उससे मिलता हूँ मैं उसको डॉक्टर समझने की गलती करता हूँ। मैं जब भी उससे मिलता था डॉक्टर समझने की गलती करता था। इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ग्रेड सेकंड 2011 में पूछा हुआ है। कह रहा है द ओल्ड पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान डैश फैब्यूलस प्राइसेस इन अमेरिका, कि राजस्थान की जो प्राचीन तस्वीरें हैं, पेंटिंग्स है, वो अमेरिका में फैब्यूलस, फैब्यूलस का मतलब होता है शानदार, फैब्यूलस का मतलब क्या होता है, शानदार। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छे दामों पर वो पेंटिंग बिकती थी। देखिए जो यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है फैच, फैच का मतलब लाना, लेकर, लेकर आना, जाकर लाना, इस तरीके के मीनिंग ये
देती है। साथ ही साथ फैच वर्ब का ये भी है, ऊंचे ऊंचे दामों पर, ऊंचे दामों पर बिकना। तो यहाँ पर बेसिकली जो प्राचीन पेंटिंग्स है राजस्थान की, उनके ऊंचे दामों पर बिकने की बात हो रही है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक फैक्ट है, ट्रूथ है, ये स्टेटमेंट है, ये एक तथ्य है, सच्चाई है, फैक्ट है कि भी राजस्थान की जो प्राचीन पेंटिंग्स है वो अमेरिका में अच्छे दामों पर बिकती है। सत्यता है ये। तो जब भी हम लोग सेंटेंस में फैक्ट, ट्रूथ या स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम आदिकाल से इस चीज़ को जान रहे हैं कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल का उपयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का मतलब फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस के दर्शन होंगे। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म लेंगे, सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस। तो दी ओल्ड पेंटिंग्स ये है हमारा सब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद राजस्थान जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जब हमारा सब्जेक्टिव पार्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो कौन सी वर्ब ले लेंगे? फैच ले लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा निसंदेह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है ऑल सजेशंस सेंड टू द चेयरमैन इन द नेक्स्ट मीटिंग। बहुत आसान है, एक सेकंड में इसको करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे ही मैं ये सेंटेंस पढ़ूंगा मेरा दिमाग किस पर जाएगा? नेक्स्ट पर जाएगा। नेक्स्ट पर जाते ही मेरे दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि नेक्स्ट जो है ये फ्यूचर टाइम का एडवर्बियल है। मतलब नेक्स्ट अगर किसी सेंटेंस में आपको मिलता है तो ये आपको फ्यूचर टाइम की जानकारी देगा। अब यहाँ पर देखिए आर टेकन अप, तो आर तो प्रेजेंट टाइम में मिलता है। हैव बीन टेकन अप ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट में मिल सकता है। विल और शैल ये दो चीजें आपको कब मिलती हैं? फ्यूचर टाइम में मिलती है। तो ये हमारे आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। इज टेकन, इज कौन से टाइम में मिलता है? प्रेजेंट। तो सीधा आंसर क्या हो गया? सेकंड। नेक्स्ट देखा, दिमाग में बत्ती जली, फ्यूचर टाइम का है तो विल और शैल वाला ऑप्शन आंसर बनेगा। एक सेकंड में होता है। अब देखो इसको थोड़ा समझ लेता है। कह रहा है कि सारे सजेशंस जो चेयरमैन साहब को भेजे गए थे विल बी टेकन अप इन द नेक्स्ट मीटिंग, उनको लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? अगली मीटिंग में उन पे काम किया जाएगा। इस तरीके से। तो इसको कैसे करना था? नेक्स्ट देखा, बत्ती जली, फ्यूचर टाइम का एडवर्बियल है, विल और शैल कहीं ना कहीं नजर आने चाहिए, इस ऑप्शन में नजर आए, आंसर मिल गया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है दिस टॉर्च डैश 3 बैटरीज। ये कह रहा है कि ये जो टॉर्च है इसमें 3 बैटरी लगती है। तो ये टॉर्च है, इसमें 3 बैटरी लगती है, तो ये एक तथ्य है। ये कह रहा है कि भाई इस टॉर्च में 3 बैटरी लगती है। मैंने कहा ये हमारे पास एक बोतल है और ये बोतल जो है इसमें 1 लीटर पानी आता है। तो भाई ठीक है, फैक्ट है। तो 1 लीटर पानी आता है, तो मैंने कहा दिस बोतल होल्ड्स 1 लीटर वाटर। इस तरीके से बोल सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं इसको कि इस बोतल में 1 लीटर जल आता है। तो ये तथ्य है, फैक्ट है। तो जब भी तथ्य और फैक्ट की बात होती है तो निसंदेह कौन सा टेंस आता है? तो निसंदेह प्रेजेंट सिंपल आता है। तो अगर निसंदेह प्रेजेंट सिंपल आएगा तो कहाँ है प्रेजेंट सिंपल? प्रेजेंट सिंपल में कई बार आपको बताया फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस होल्ड्स आ जाएगा कि ये जो टॉर्च है ये इसमें 3 बैटरी लगती है। होल्ड का मतलब है यहाँ भी लगना, पोजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, अधिकार। अगला देखिए, कह रहा है द पिक पॉकेट डैश रेड हैंडेड बाय द पुलिस। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बाई के साथ आपको एजेंट नजर आ रहा है कि जो पिक पॉकेट का मतलब क्या होता है? जेब कतरा। तो ये कह रहा है कि जो जेब कतरा है उसको रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? रंगे हाथों पकड़ना। तो कह रहा है कि जो जेब कतरा है उसको पुलिस के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो वो खुद से पकड़ा गया है, किसी की और के द्वारा पकड़ा गया? तो आपने कहा पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। तो जब किसी और के द्वारा कार्य किया जाए मतलब पैसिव, बाई से पहचान हो गई कि पैसिव है। अब पैसिव है तो पैसिव के अंदर देखिए हैज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनता है तो हैज बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म बनता है। सीधा सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म पैसिव में संभव ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलती है। यहाँ पर वॉज के साथ बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म। अब ये कह रहा है द पिक पॉकेट वॉज, अगर बीइंग लेते हैं
तो बीइंग का मतलब होता है कि वो एक्शन जो है कहीं ना कहीं एक्टिव में कंटिन्यूअस रहा होगा, और पैसिव में जब उसको चेंज करते हैं तो फिर वहां पर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म मिलती है। पिक पॉकेट को पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा, भूतकाल में ये कार्य संपन्न हो गया। तो कार्य अगर संपन्न हो गया मतलब सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का यदि आपको क्या चाहिए, पैसिव चाहिए, तो उसका स्ट्रक्चर होता है वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म का उपयोग करना पड़ता है। अब यहां पर वर तो हो नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट सिंगुलर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है माइका डैश इन राजस्थान। माइका एक खनिज है, अब्रक जिसको बोलते हैं। कह रहा है राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान में अगर पाया जाता है तो ये फैक्ट हो गया, ये एक ट्रुथ है, सच्चाई है। तो जब भी फैक्ट या ट्रुथ की बात होती है तो निसंदेह कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है। तो माइका इज फाउंड इन राजस्थान। मैंने आपको कहा था इज एम आर विदाउट आईएनजी या थर्ड फॉर्म आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल है, इज एम आर के साथ आईएनजी आता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है, सिंपल। तो यहाँ पर हो जाएगा माइका इज फाउंड इन राजस्थान। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हंड्रेड्स ऑफ बुक्स डैश एवरी ईयर बट ओनली ए फ्यू ऑफ देम आर ऑफ यूज टू स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ एवरी ईयर, इस पे ध्यान दीजिए, यहीं से सवाल टूट जाएगा। कैसे? ये जो एवरी शब्द है ना दोस्तों, ये बेसिकली हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? हैबिचुअल एक्शन। जो एक्शन जो है एक आदत की तरह है, बार बार होता है। जैसे आपने कहा आई स्टडी एवरी डे, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। आई गो टू टेम्पल एवरी डे, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो हैबिचुअल एक्शन से आपके दिमाग में एक ही टेंस आता है, और वो कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा आता है? प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल को कैसे सोच सकते हैं? इज एम आर खाली, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस, या फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है यस, ये तीन संभावनाएं बनती है प्रेजेंट टेंस में। अब देखो हैव के साथ रिटर्न नहीं, हेड के साथ रिटर्न नहीं, वॉज वर्क के साथ रिटर्न नहीं। हाँ, प्रेजेंट सिंपल का अभी अभी मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूं, इज एम आर के साथ जब थर्ड फॉर्म लगती है तो ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव का स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है ये। प्रेजेंट सिंपल का कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। तो दोस्तों किताबें खुद से तो नहीं लिखी जा रही है, कोई ऑथर लिख रहा है, तो इसलिए ये पैसिव में है। किसके द्वारा लिखी गई किताबें? ऑथर के द्वारा। तो हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, सब्जेक्टिव पार्ट प्लूरल है, ये प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, तो हंड्रेड्स प्लूरल, तो हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर रिटन। सैकड़ों किताबें हर साल लिखी जाती है, लेकिन कुछ ही विद्यार्थी के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, ग्रेड फर्स्ट में 2012 में आया हुआ है। ये कह रहा है द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोअर्स डैश गो अवे। जो नेता था उसने अपने अनुयायियों से कहा कि यहाँ से आप ना जाएं। तो नेता जो है अपने अनुयायियों को आदेश दे रहा है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड इस तरीके की बात करते हैं तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से थोड़ा रिलेट कर रहा है, जिसको आप नरेशन बोलते हैं, तो थोड़ा सा उसमें अपन घुस रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस को जब अपन चेंज करते हैं तो कंजंक्शन टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कंजंक्शन टू, टू जो है कंजंक्शन की तरह काम करता है और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फिनेटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, नेगेटिव में इसको चेंज करना चाहते हैं, तो ये आपका बनेगा नॉट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आपका बनता है। तो ये नेगेटिव आपका है इंपेरेटिव फॉर्म में, इनडायरेक्ट स्पीच लिखना है तो ये बनेगा द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोअर्स नॉट टू और फर्स्ट फॉर्म, ये गो फर्स्ट फॉर्म है।
कि लीडर ने अपने अनुयायियों से कहा कि आप लोग यहाँ से ना जाओ। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई डोंट नेसेसरीली वांट टू ए डैश क्राइसिस बट आई हैव सम बैड न्यूज़ टू टेल यू ऑल। ये कह रहा है कि निश्चित तौर से मैं कोई खराब चीज़, खराब खबर उत्पन्न नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास आप सबको बताने के लिए एक खराब खबर है। ये वाक्य का अर्थ है। कह रहा है बताना तो नहीं चाहता बट है, क्या करें? तो कह रहा है आई डोंट नेसेसरी वांट टू ए गिव क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब यहां पर मेनली है प्रॉब्लम, समस्या। तो ये है गिव क्राइसिस, ब्रिंग क्राइसिस लाना, क्राइसिस लाना, स्टार्ट करना, प्रेसिपिटेट। दोस्तों प्रेसिपिटेट जो वर्ब है इसका मतलब होता है टू क्रिएट ए प्रॉब्लम सडनली, अचानक कोई समस्या उत्पन्न कर देना। तो ये वर्ब यहां पर अप्रोप्रिएट है कि मैं चाहता तो नहीं हूं, आई डोंट नेसेसरीली वांट टू प्रेसिपिटेट ए क्राइसिस। ये ए जो है ये बेसिकली यहां पर है, तो ये इस तरीके से बनेगा आई डोंट नेसेसरीली वांट टू प्रेसिपिटेट ए क्राइसिस, कि मैं निश्चित तौर पर अचानक कोई समस्या उत्पन्न नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास आप सबको बताने के लिए एक बुरी खबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये एक तरीके से आपको लर्न करना पड़ेगा इस वर्ब का मीनिंग। ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। टेंस को पहचानना है, आसान सवाल है। कह रहा है विल यू कॉल ऑन मी टुमारो। इसमें एक फ्रेजल वर्ब लगी हुई है कॉल ऑन। कॉल ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है दोस्तों? टू पे अ शॉर्ट विजिट। हिंदी में बोलेंगे किसी से मुलाकात करना, किसी से मिलना, मुलाकात करना। दोस्तों हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं ये चीज़ें। विल और शैल के साथ अगर आपको फर्स्ट फॉर्म नज़र आ जाए तो ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है? तो ये निसंदेह फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर है। दोस्तों ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका यहाँ सब्जेक्ट है, ये कॉल ऑन में कॉल मेन वर्ब है, पूरा मिलके प्रेपोजिशन के साथ फ्रेजल वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और ये टाइम का एडवर्बियल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। कह रहा है दे डैश ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड। कह रहा है कि वे लोग जो है बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं परिणाम के घोषित होने का। ये इन्फिनेटिव का पैसिव है, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका पैसिव क्या बनता है? टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ईगर का मतलब होता है उत्सुकता, तो एडवर्ब फॉर्म में है तो उत्सुकता से, ये इसका मीनिंग निकल के आएगा। ईगर जो वर्ड है इसका मतलब होता है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। कह रहा है दे डैश इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार कुछ समय कर लिया है, अभी भी कर रहे हैं, मतलब पास्ट में एक्शन शुरू हो चुका है, अभी भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ जाना पड़ेगा। ये कह रहा है दे हैव बीन वेटेड, तो भाई अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि डिक्लेयर किया जाए, डिक्लेयर हुआ नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। कह रहा है दे हैव बी वेटिंग। देखिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, हैव के साथ बी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। बीन होता तो संभावना बन सकती थी, तो ये गलत हो गया। हैव बीन वेट भी हैज हैव हैड के साथ यहाँ पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ही आता है। तो हमारा आंसर जो है निसंदेह दे हैव बीन वेटिंग। हैव क्यों लिया है? क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट प्लूरल है, सिंगुलर होता तो हैज आ जाता। तो ये बन जाएगा दे हैव बीन वेटिंग, कि वे उत्सुकता से परिणामों के घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार करते हुए कुछ समय हो गया है, अभी भी इंतजार चल रहा है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ग्रेड फर्स्ट में 2015 में पूछा गया, कह रहा है हैड यू वोकन अप अर्लियर यू डैश सीन अ ब्यूटीफुल सनराइज। देखिए दोस्तों यहाँ हेड के साथ आपको थर्ड फॉर्म नजर आ रही है, और कह रहा है कि अगर तुम थोड़ा जल्दी उठे होते
तो तुमने खूबसूरत सूर्य उदय देखा होता। तो ना तो वो जल्दी उठा है, ना उसने सूर्य उदय देखा है। तो एक क्वेश्चन इसका पहले हम लोग आज की क्लास में कर चुके हैं, तो इसको अब शॉर्ट में निपटाएंगे। अनफुलफिल्ड कंडीशनल, वो कंडीशनल सेंटेंस जिसमें हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। तो इसमें जो कंडीशन होती है वो पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और जो आपका रिजल्ट होता है वो मॉडल परफेक्ट, यानी कोई भी मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, और मैंने आपको कौन सा मॉडल बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि वुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म, मतलब ये आपका कंडीशनल क्लॉज है। तो आपका जो रिजल्टेंट क्लॉज है, परिणाम वाला वाक्य खंड है, उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ वुड हैव आपको मिल रहा है, और सी का थर्ड फॉर्म सीन यहाँ पर मिल गया। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है सी ऑलवेज डैश एन अम्ब्रेला, वह हमेशा अपने साथ एक छाता जो है लेकर चलती है। तो ऑलवेज जो है ये आपको बेसिकली हैबिचुअल एक्शन की जानकारी देता है, जो काम हमेशा होता है। कई बार मैंने आपको बता दिया है हैबिचुअल एक्शन जो है कौन से टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का मेन वर्ब के साथ जो स्ट्रक्चर है वो है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो यहाँ पर शी जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब कब बनती है, जब उसमें एस या ई एस होता है। तो कैरीज हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है अनटिल ही डैश हिज वर्क ही विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट, जब तक वो अपना कार्य संपन्न नहीं करता उसको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ये एक और कंडीशनल सेंटेंस आ गया है दोस्तों, एक और कंडीशनल सेंटेंस आ गया है। ये अपना जो कंडीशनल सेंटेंस है, इस कंडीशनल सेंटेंस का टाइप जो है वो क्या है, ओपन कंडीशनल है। इसका टाइप क्या है, ओपन कंडीशनल। ओपन कंडीशनल क्या होता है, ओपन कंडीशनल सेंटेंस वो कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों जो किसी प्रैक्टिकली पॉसिबल कंडीशन पे आधारित है, व्यवहारिक रूप से संभव जो कंडीशन है उस पे। ओपन कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो कंडीशन होती है दोस्तों वो लिखी जाती है प्रेजेंट सिंपल में, और जो रिजल्ट होता है वो आपका किस में लिखा जाता है, या तो फ्यूचर सिंपल में लिखा जा सकता है या मॉडल सिंपल में भी लिखा जा सकता है। मॉडल सिंपल फॉर्म में, और कौन से टाइम के मॉडल होंगे, प्रेजेंट टाइम के, मतलब कैन हो सकता है लेकिन कुड नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपने देखा अनटिल, तो ये कंडीशनल वर्ड है, तो ये वाला कंडीशनल क्लॉज है कि जब तक वो कार्य पूरा नहीं करेगा उसको नहीं जाने दिया जाएगा। तो रिजल्ट जो है वो फ्यूचर, ये विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो फ्यूचर सिंपल का पैसिव स्ट्रक्चर है शैल प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये फ्यूचर सिंपल में है, उसका पैसिव फॉर्म है। तो इधर जो वाला पार्ट है ये किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में, यानी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो सिंगुलर है। तो अनटिल ही नॉट फिनिशेस हिज वर्क, कि जब तक वो अपना कार्य नहीं करता। अनटिल आपको टाइम की जानकारी देता है, तो ये कह रहा है कि उस समय तक जब तक वो अपना कार्य पूरा नहीं करता उसको जो है बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, स्टार मार्क करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है द ड्राइवर डैश द टैक्सी टू द राइट ऑन द फर्स्ट टर्न यस्टरडे, ड्राइवर ने जो है टैक्सी को दाएं की ओर मोड़ लिया पहले टर्न में, यस्टरडे कल। इस सेंटेंस को जब हम एग्जाम में पढ़ेंगे हमारा दिमाग सीधा किस पर जाना चाहिए, यस्टरडे पे जाना चाहिए। यस्टरडे जो है ये पास्ट सिंपल का टाइम का सूचक है। पहले किसी क्वेश्चन में आपको बताया था अगो, यस्टरडे, लास्ट। तो पास्ट सिंपल के टाइम का अगर सूचक है तो पास्ट सिंपल का सीधा सीधा मतलब सेकंड फॉर्म। तो यहां पर कहां है सेकंड फॉर्म, तो ड्राइव, ड्रोव, ठीक है। तो यहां पर सेकंड फॉर्म कौन सी हो गई, ड्रोव हो गई। तो यहां हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है
ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। काफ़ी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए आज। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा काम करने के लिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।